नमस्कार, हिमाचल दस्तक टीवी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। पूरा दिन हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ खास रहा है, सभी बड़ी खबरों को लेकर आपके साथ हम जुट चुके हैं। आज की जो बड़ी खबर है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू आज शिमला में थे और शिमला में उन्होंने समीक्षा बैठकें की है। क्या समीक्षा बैठकों में सीएम ने आदेश दिए आपको वो बताएंगे। इसके अलावा किन कर्मचारियों को डीए नहीं मिला है और आज उन्होंने फिर से सरकार से मांग की कि डीए हमें भी दिया जाए जब अन्य कर्मचारियों को दे दिया गया है। एनटीटी भर्ती पर आपको जानकारी देंगे और भी कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सिरमौर जिला के कोटला बड़ोग में आधुनिक नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के निर्माण को लेकर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इस केंद्र में कुल 100 बिस्तरों की क्षमता होगी तथा पुस्तकालय, व्यायामशाला, खेल गतिविधियों, योग साधना और कौशल एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा भी होगी। इसके अलावा चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए चिकित्सकों और नर्सों एवं अन्य जो स्टाफ हैं उसकी तैनाती भी जल्द की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के लिए राज्य सरकार ने 534.36 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं और अगर आवश्यकता हुई तो अतिरिक्त जो धनराशि है वो भी उपलब्ध करवाई जाएगी। बैठक में उपायुक्त सोलन और जो सिरमौर हैं वो आज सीएम के साथ शिमला से वर्चुअल माध्यम से जो है वो शामिल हुए थे। मुख्यमंत्री ने उन्हें निर्देश दिए कि इस केंद्र की स्थापना के लिए पशुपालन विभाग की भूमि सामाजिक न्याय एवं जो अधिकारिता विभाग है उसको स्थानांतरित किए जाए। वहीं सीएम सुक्खू ने आज गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा और शिमला जिला प्रशासन के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए शिमला जिला प्रशासन को निर्देश दिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित होने वाले समारोह के लिए समुचित प्रबंध किए जाएं। यह समारोह 1 व 2 नवंबर को रिज और पद्मदेव परिसर शिमला में होना है, रिज मैदान पर। मुख्यमंत्री ने कहा कि समारोह में शामिल होने वाले लोगों के लिए परिवहन व ठहरने की सुविधा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। उन्होंने नगर निगम शिमला को निर्देश दिए कि स्वच्छ पेयजल, स्वच्छता और आयोजन स्थल पर निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रबंध जो सुनिश्चित है वो किए जाएं। इसके उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज एनटीटी भर्ती पर अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि एनटीटी भर्ती में 2 साल वाले डिप्लोमा धारकों को ही लिया जाएगा और उन्होंने कहा कि ये जो नॉर्म्स हैं ये एनसीटी के नॉर्म्स हैं, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के नॉर्म्स है, उसी आधार पर ये भर्ती होगी। और जो पहले चरण में कुछ जो है वो इसको लेकर जो भर्ती है वो पहले चरण हो चुका है, वो रिजल्ट जल्द निकाला जाएगा, वो उन्होंने आज आश्वस्त किया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो इसके बाद कुछ पदों पर और भर्तियां होनी है उसमें भी 1 साल वाले फिलहाल नहीं लिए जाएंगे, उसमें 2 साल वाले जो डिप्लोमा धारक हैं उनको तवज्जो दी जाएगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि एनसीटी के नॉर्म्स के अनुसार ये भर्ती होनी है। इसके अलावा आज शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो कमीशन के माध्यम से बहुत जल्दी भर्तियां होगी, 937 टीजीटी और जो 600 से अधिक और पोस्टें भी जो है शिक्षा विभाग में जल्द भरी जाएगी। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन आपदा से प्रभावित लोगों की मदद करेगी। यानी जो प्रदेश में लेक्चरर्स हैं वो अब आपदा प्रभावितों की मदद के लिए आगे आए हैं। जो इनका संगठन बना हुआ है लेक्चरर्स का, उनके जो अध्यक्ष हैं अजय नेगी, उन्होंने कहा कि यह राशि प्रवक्ता से एकत्रित अंशदान के माध्यम से जुटाई गई है प्रदेश भर से, ताकि आपदा से जूझ रहे लोगों को इस बुरे वक्त में आर्थिक जो मदद है वो मिल सके। उन्होंने कहा कि यह राशि बहुत जल्दी जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर जो है वितरित की जाएगी और राशि एकत्रित कर दी गई है। तो अच्छी पहल है जी। जो स्कूल लेक्चरर्स हैं पढ़ाते तो है ही है बच्चों को, लेकिन इस वक्त जिस प्रकार से आपदा आई हुई है प्रदेश में और बहुत सारे लोग अभी भी टेंटों में रहने को मजबूर हैं। हालांकि सीएम ने ये जरूर कहा है कि जो लोग अपने रिलेटिव्स के यहाँ रह सकते हैं कहीं होटल कमरा लेकर के, तो उसकी जो पैसे हैं कमरे के पैसे वो राज्य सरकार देगी। यानी जो कह सकते हैं आप रेंटेड रूम होगा उसके सरकार पैसे देगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी टेंटों में रह रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि इसी माह सरकार कुछ बड़ी राहत उनको देगी। इसका खबर बताएंगे आपको। इसके अलावा एचआरटीसी कर्मचारियों ने सरकार से जल्द डीए की किस्त देने की मांग की है। नाइट ओवर टाइम तो उनको मिल गया है, लेकिन अब कर्मचारियों ने मांग की है कि जो दूसरे कर्मचारी है उनकी ही तरह जो डीए की किस्त अन्य कर्मचारियों को दे दी गई है, जो एचआरटीसी के कर्मचारी है उनको भी 3% डीए की किस्त जल्द दी जाए, ये उन्होंने मांग की है। तो एचआरटीसी कर्मचारियों ने मांग की है कि जो डीए की किस्त अन्य कर्मचारियों को दे दी गई है तो हमें क्यों इससे जो है वो वंचित रखा गया है, हमें भी जल्द से जल्द जो है सरकार डीए किस्तें और जो एरियर बनता है 6 माह का
वो भी दिया जाए। इसके अलावा प्रदेश के पंचायत घरों में होने वाले कार्य में पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाने जा रही है। बड़ी खबर है जी। कर्मचारी और जो ग्रामीणों की सुरक्षा को लेकर भी यह कदम उठाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरा की मदद से प्रदेश सरकार पंचायत में होने वाली आम सभाओं पर भी जो सीधी नजर है वो रख सकेगी और यहाँ पर होने वाले सभी तरह के जो कार्य है उस पर सरकार नजर रख पाएगी। प्रदेश सरकार के पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इसकी पुष्टि की है। इसके अलावा प्रदेश सरकार पंचायत में जरूरी सेवाओं को भी ऐड करने जा रही है ताकि ग्रामीणों को जरूरी सेवाओं के लिए बार बार सरकारी कार्यों के चक्कर, सरकारी कार्यालय के जो चक्कर है वो ना काटने पड़े। एक ही छत के नीचे ग्रामीणों को सभी तरह की जो सुविधा है वो मिल सके, ये सरकार की प्रतिबद्धता है। राज्य सरकार ने पंचायत को आर्थिक स्तर पर मजबूत करने के लिए भी कुछ नए कदम उठाए हैं और निर्णय लिए हैं, जिसमें पंचायत के नए हॉल और परिसर का इस्तेमाल स्थानीय लोग शादी समारोह हो या फिर अन्य जो आयोजन है उसके लिए कर सकेंगे। इसके बदले उन्हें पंचायत द्वारा निर्धारित जो शुल्क है वो अदा करना होगा। इससे पंचायत की भी आय होगी और पंचायत की अपनी आय होगी, फिर उसके बाद उसको खर्च भी कर सकेंगे। तो खबर ये है, इसमें एक तो सीसीटीवी जो है लगेंगे, उससे ये होगा कि सरकार देख सकेगी कि किस प्रकार से जो है वो कार्य हो रहा है। कई बार ऐसे मामले आते हैं कि पंचायत घरों में लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं कई बार, तो हर चीज पे जो नजर है वो रखी जाएगी, जो पारदर्शिता वो आएगी। दूसरा सरकार का जो अच्छी पहल लगी उसमें यह है कि जो पंचायत घरों में हॉल बनेंगे, नए हॉल बनेंगे। कई बार ऐसा होता है कि जो गांव के लोग हैं वो शादी करवाने के लिए बाहर शहरों की तरफ जाते हैं, फिर जो हॉल्स है बड़े बड़े होटल्स उसको बुक करते हैं। तो पंचायत में अगर बड़ा हॉल है तो क्यों ना वहां पर जो है वो पंचायत के लोग अपने जो चाहे परिजन हो किसी की भी शादी वहां पर करवाएं। वहां पर जो शुल्क है वो बड़ा कम होगा, होटल की अपेक्षा जो आय है वो पंचायत की होगी, यानी पंचायत घरों में जो पंचायत का पैसा पंचायत में ही रहेगा। तो इसको सरकार जो है बहुत जल्द शुरू करने जा रही है, जिस पहल को भी। इसके अलावा हिमाचल में जिलों के डीसी हाईकोर्ट और सरकार के आदेशों की अवमानना कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं जी। पंचायती राज विभाग के सेक्रेटरी के आदेशों के बावजूद पंचायत चुनाव के लिए किसी भी डीसी ने अब तक आरक्षण रोस्टर लागू नहीं किया है, नहीं लगाया है, जबकि आरक्षण रोस्टर 25 सितंबर तक हर हाल में लगाना जरूरी था। ये मामला क्यों जो है सुर्खियों में आया है? हाईकोर्ट ने मनीष धर्मेक बनाम स्टेट केस में साल 2020 में पंचायत और नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर जो कमेंसमेंट ऑफ इलेक्शन प्रोसेस से 90 दिन पहले लगाने के आदेश दिए थे कि जो आरक्षण रोस्टर जब भी चुनाव होंगे आगामी समय में तो वो 90 दिन पहले लगना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि चुनाव प्रोसेस होने से 3 महीने पहले आरक्षण रोस्टर लगाया जाए ताकि किसी व्यक्ति को यदि आरक्षण रोस्टर पर आपत्ति है और वह उसे कोर्ट में चुनौती देना चाहता है तो इससे व्यक्ति का जो है वो आरक्षण रोस्टर के खिलाफ अदालत में अपील कर सकेगा जो व्यक्ति है। कोर्ट को भी आरक्षण रोस्टर पर मिलने वाली अपील के निपटारे के लिए वक्त मिलेगा। यदि आरक्षण रोस्टर देरी से लगेगा और इधर इलेक्शन कमीशन चुनाव की तिथियां घोषित कर देता है तो अपीलकर्ता से जो है वो आरक्षण रोस्टर को चुनौती देने का जो अधिकार है वो छिन जाएगा या फिर इससे इलेक्शन में देरी होगी। हिमाचल में साल 2020 में पंचायतों की पहली मीटिंग 1 फरवरी 2021 को हुई। लगभग 35 दिन का जो वक्त है वो चुनाव प्रक्रिया संपन्न करने में लगा। इस लिहाज से 3 महीने पहले यानी 25 सितंबर को हर हाल में आरक्षण रोस्टर लगाना जरूरी था। सेक्रेटरी पंचायती राज ने भी 15 सितंबर को अपने आदेशों को हाईकोर्ट का जिक्र करते अपने आदेशों में हाईकोर्ट का जिक्र करते हुए सभी जिलों के डीसी को पत्र लिखा था। इसमें 25 सितंबर तक प्रधान, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उनका आरक्षण रोस्टर लागू करने के जो निर्देश थे वो दिए थे। पंचायत सेक्रेटरी द्वारा तय तिथि से लगभग 28 दिन अधिक हो गए हैं। आरक्षण रोस्टर में देरी पर भारतीय जनता पार्टी है वो बार बार सरकार को घेरती भी रही है और बीजेपी आरोप भी लगाती रही कि चुनाव से जो है वो सरकार डर रही है, हार का डर है, तो ये जो है वो आरोप लगे। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर और जो पंचायत राज मंत्री उन्होंने कहा था कि कई बार वो कह चुके हैं और उन्होंने कहा है कि चुनाव तय समय पर ही होंगे और जनवरी तक चुनाव करवाए जा सकते हैं, मगर अब तक जो आरक्षण रोस्टर है वो नहीं लगाया जा सका है। इससे चुनाव में समय पर जो है वो चुनाव समय पर होंगे, इस पर अभी संशय बना हुआ है। तो खबर ये है नटशेल में कि जो आदेश दिए थे 2020 में हाईकोर्ट ने कि आप थोड़ा पहले निकाल दें आरक्षण रोस्टर, ताकि किसी को मान लीजिए कहीं पर आपत्ति है, कहीं पर जो है वो अनुसूचित जाति का व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है मान लीजिए और दूसरी बार उसी की सीट आ गई तो फिर कई बार आपत्ति होती है, चाहे ओपन वाला हो महिला हो तो कई बार आपत्ति होती है। तो इसके लिए जो है वो थोड़ा पहले निकालते हैं आरक्षण रोस्टर, तो उससे एक बेनिफिट होता है कि जो व्यक्ति है वो कोर्ट का दौरा खड़ा सकता है। लेकिन अब क्योंकि जिस प्रकार से समय तो हो गया है लेकिन अभी तक जो है आरक्षण रोस्टर नहीं आया है तो इसमें कहीं ना कहीं अवमानना कह सकते हैं आप कोर्ट के पुराने आदेशों की। इसके अलावा शिमला जिला के धामी में आज पत्थर मेला मनाया गया। इस मेले का आयोजन हर साल दिवाली के एक दिन बाद होता है। इसमें 2 टोलियां एक दूसरे पर पत्थर बरसाते हैं। आज भी करीब 26 मिनट तक 2 टोलियों में पत्थरबाजी होती रही और फिर एक युवक को पत्थर लगा और उसके खून से
देवी माँ का जो राज तिलक है वो वहां पर किया गया। दरअसल सदियों से चली आ रही इस परंपरा का जुड़ाव धामी रियासत का जो राज परिवार है उससे है। यहाँ का राज परिवार पृथ्वीराज चौहान के वंशज के रूप में माना जाता है कि उनका वंशज है, और यहाँ पर स्थानीय खूनों यानी कि वीर युवाओं की टोलियां इस पत्थरबाजी में शामिल होती है। सबसे पहला पत्थर राज परिवार की ओर से मारा जाता है, उसके बाद दोनों ओर से तुरंत पत्थरों की जो बौछार है वो शुरू हो जाती है। दोनों ओर से पत्थरों की बरसात तब तक बंद नहीं होती है जब तक कि कोई लहूलुहान ना हो जाए। इस पत्थरबाजी में जिस व्यक्ति का रक्त निकलता है उससे वहां पर जो मंदिर है मां भद्रकाली का, उससे फिर जो रक्त तिलक है वो किया जाता है। मान्यता है कि धामी में जब क्षेत्र में कोई आपदाओं से प्रजा को बचाने के लिए जो इसमें आयोजन है वो किया जाता है, धार्मिक मान्यता है जी। और जानकारी के अनुसार इसमें आज तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये कहा जाता है कि शक्ति है माता रानी में, और जो वहां पर मेला होता है, पत्थर वाला मेला जो आज हो गया है, और वहां पर जैसे एक व्यक्ति को पत्थर लगता है थोड़ा सा खून निकलता है, और ऐसा नहीं कि किसी की आंख फट गई, किसी का पाँव जो है वो चोट आ गई, तो ये शक्ति कह सकते हैं आप। जो वहाँ पर लोकल लोग हैं उनकी आप मान्यता कह सकते हैं। और ऐसा अनोखा मेला पूरे देश में कहीं नहीं होता है, और ये हिमाचल प्रदेश के धामी में होता है, शिमला जिला के धामी में होता है। और आज भी मेला था, और हल्की सी चोट व्यक्ति को लगी पत्थर से, उसके बाद जो है वो उसका जो खून निकला, उससे जो माँ भद्रकाली वहाँ पर जो मंदिर बना हुआ है उससे जो है वो राज तिलक किया गया। इसके अलावा बात करें एक और खबर को लेकर के, कुल्लू जिला के कसोल में बीती रात एक होटल में अचानक आग लग गई। होटल की ऊपरी मंजिल पर आग की लपटें भड़क उठी। आग की सूचना फैलते ही इलाके में जो है अफरा तफरी मच गई। आग होटल की ऊपरी मंजिल में शुरू हुई, धुएं का घना गुबार फैल गया, जिससे जो विजिबिलिटी है वो कम हो गई। आग इतनी भीषण थी कि ऊपरी मंजिल पर बने फैमिली स्वीट रूम, एक हॉल, 2 स्टोर रूम और जो अन्य कीमती सामान है वो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। हालांकि राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अग्निकांड के दौरान होटल में कई पर्यटक मौजूद थे जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया। वहीं शिमला के साथ लगते सटे बनूटी में भी बीती रात 3 दुकानें जलकर राख हुई है। कल जी हमने पहले भी कहा था, कल जो है दीपावली का पर्व था तो कई बार आगजनी की घटनाएं आती है सामने। दमकल जो कर्मी हैं उन्होंने आग पर काबू पाया बीते कल जो शिमला के बनूटी में जहां आग लगी, और सारा जो सामान था उसमें अंदर वो जलकर राख हो गया। आग लगने के जो कारण है उसका पता नहीं चल पाया है। इसके अलावा बड़सर की बात कर लेते हैं, हमीरपुर की। वहां पर सलोनी बाजार में भी बीती देर रात एक इलेक्ट्रिकल की दुकान में आग लग गई, और देखते ही देखते आग ने पूरी दुकान को अपने चपेट में ले लिया, जिससे दुकान में रखा सारा लाखों का जो सामान है, इलेक्ट्रिकल सामान, जलकर राख हो गया। दुखद खबर है। इसके अलावा शिमला जिला के ठियोग में नेशनल हाईवे 5 पर इन दिनों सड़क की टायरिंग का काम चला हुआ है, मगर 2-3 दिन पहले ही जो टायरिंग शुरू हुई है और शुरू की गई है वो अभी उखड़ना शुरू हो गई है। इससे क्वालिटी को लेकर जो सवाल है वो उठने लगे हैं, और एसडीएम ठियोग ने सब स्टैंडर्ड काम पर संज्ञान लेते हुए दोबारा से टायरिंग करने के निर्देश दिए हैं। 4 दिन पहले ही ठियोग के विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने ठियोग बाजार में पूजा करके टायरिंग का काम शुरू करवाया था। इसके बाद बाजार में लगभग 2.25 किलोमीटर के पैच में सड़क की टायरिंग का काम शुरू किया गया। कई जगह टायरिंग अभी भी जो है उखड़ना शुरू हो गई है, और उसके बाद अब फिर से इसमें टायरिंग करने को कह दिया गया है जी। इसके अलावा राजधानी शिमला में दिवाली की रात्रि यानी बीती रात एक कार की टक्कर से रेलिंग टूटने के बाद एक परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं। इनमें 4 महीने के मासूम समेत 4 बच्चे शामिल हैं। मामले में आरोपी चालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हादसा तेज रफ्तार के कारण हुआ है, और घायलों के परिवार ने बताया कि एक तेज रफ्तार टैक्सी गलत दिशा से आ रही थी, और रफ्तार इतनी तेज थी कि वाहन सीधे सड़क किनारे बनी लोहे की जो रेलिंग थी उससे टकराया, और टक्कर इतनी जोरदार थी कि रेलिंग और पास में ही जो लोहे का एक साइन बोर्ड लगा हुआ था टूटकर नीचे गिर गया, और फुटपाथ पर जो लोग सो रहे थे उनके ऊपर जा गिरा। हादसे में एक परिवार के 5 लोग घायल हुए हैं, और जो सभी घायल हैं वो राजस्थान के बताए जा रहे हैं, और यहाँ पर गुब्बारा बेचने वो आए थे। इसके अलावा कन्नड़ जिला के डोहग पलोटी पंचायत में 27 वर्षीय समृति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है जी, और ये बड़ा दुखद मामला है। समृति की शादी को लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं, और उसकी 2.5 साल की एक बेटी भी है। महिला के मायके वालों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है, और खूब हंगामा किया उन्होंने। मौके पर पहुंची पुलिस ने ससुराल वालों को हिरासत में लिया, और इसके बाद शव का जो अंतिम संस्कार है वो किया गया। दरअसल महिला अपने घर के ऊपरी कमरे में बेटे के साथ सो रही थी। देर रात जब उसकी सास उसे देखने गई बीती रात को, वह कमरे में फंदे से लटकी हुई मिली। मौत की सूचना मिलने के बाद महिला के जो मायके वाले हैं वो घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने समृति के पति वरुण कुमार, सास और जो ससुर है उन पर हत्या का जो आरोप है वो लगाया, और खूब हंगामा किया। समृति के जो पिता है मदन लाल, उनका आरोप है कि वरुण नशे का आदी है, और आए दिन उनकी बेटी को पीटता था, मानसिक रूप से परेशान करता था, शारीरिक रूप से परेशान करता था। उन्हें रात को करीब 1 बजे सूचना मिली, लेकिन जब वे मौके पर पहुंचे तो जो शव है वो पहले ही नीचे उतारा जा चुका
हुआ था, जिससे संदेह पैदा हुआ। उन्होंने पंचायत प्रधान पूनम परमार पर भी ससुराल पक्ष वालों का साथ देने का आरोप लगाए हैं और जो मायका पक्ष के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। उधर हरिपुर थाना पुलिस और रानीताल चौकी की टीम जब मौके पर पहुंची देर रात को, तो पुलिस ने पाया कि शव को पहले ही परिजनों द्वारा फंदे से नीचे निकाला गया था और डीएसपी देहरा ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल देहरा भेजा गया है और बाद में पुलिस की जो टीम है जब उनको हिरासत में लिया गया उसके बाद ही जो है अंतिम संस्कार किया गया। इसके अलावा धर्मशाला की दौलतधार की ऊंची पहाड़ियों में लापता 27 वर्षीय कनाडाई महिला पैराग्लाइडर मेगन एलिजाबेथ रॉबर्ट्स का शव बरामद कर दिया गया है और बीड़ बिलिंग से उड़ान भरने के 48 घंटे बाद पिछले कल उनका शव हिमानी चामुंडा के पास जो तलन जोत है वहां पर मिला और दुर्घटना स्थल करीब 12,796 फीट की ऊंचाई पर एक दुर्गम और टेढ़े मेढ़े इलाके में था। मेगन रॉबर्ट्स ने बीते शनिवार को उड़ान भरी थी, जिसके बाद से वो लापता हो गई थी और निर्धारित लैंडिंग स्थल पर न पहुंचने पर जिला प्रशासन ने बीड़ पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन और जो स्थानीय पर्वतारोही है उनकी मदद से बचाव अभियान चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान मेगन का जो क्षतिग्रस्त पैराग्लाइडर है और रविवार को ही हिमानी चामुंडा मंदिर से उत्तर दिशा में क्रैश स्थिति में मिला। उसके बाद जो महिला थी वो भी अब जो है जब ढूंढी गई वहां पर वो भी मिल गई है जी, कनाडा की महिला है। इसके अलावा सोलन जिला के साई पंचायत के पूर्व उप प्रधान सोहन लाल की गोली मार करके हत्या के मामले में पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया है और ये कोई दूसरा नहीं था, ये मृतक का ही साला था, यानी जिसकी बहन से शादी की थी उसी का जो है वो भाई था, उसने हत्या कर दी, साले ने ही हत्या कर दी जीजा की। आरोपी हत्या के बाद लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था जिससे उसे पकड़ना मुश्किल हो गया था। एसपी बद्दी विनोद दुमान ने बताया कि हत्या के बाद से ही आरोपी फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष जो प्रयास है वो किए जा रहे थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए 5 विशेष टीमें और एक एसआईटी का गठन किया गया था और आरोपी बार बार स्थान बदलकर पुलिस को तकमा दे रहा था, लेकिन अंततः पुलिस ने तकनीकी निगरानी और खुफिया जानकारी के आधार पर उसे पहाड़ी जो वहाँ पर लोकल है जी वहीं पर है सोलन जिला के अंतर्गत चिकनी के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस आरोपी से मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। एसपी ने बताया कि फिलहाल वारदात को अंजाम देने वाला जो हथियार है और जो आरोपी है जिस बाइक पर भागा था वे अभी बरामद नहीं हुए हैं, उसको ढूंढा जा रहा है, बहुत जल्दी ढूंढ लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि करीब 1 साल पहले सोहनलाल ने आरोपी की बहन से बिना पारिवारिक सहमति से शादी कर ली थी। यह विवाह अंतर्जातीय था। इस विवाह से लड़की के परिवार वाले रोष में थे, जबकि लड़की जो है वो सहमति से जो है वो शादी की थी। इसी रंजिश के चलते आरोपी ने सोहनलाल की बीते 17 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी, फरार हो गया खुद और गंभीर रूप से घायल जो सोहनलाल था उसको पीजीआई ले जाया गया, लेकिन वहां पर पीजीआई में उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद जो आरोपी है वो गिरफ्तार फरार चल रहा था, लेकिन अब जो आरोपी है उसको पकड़ लिया गया है और हर पहलू से जो है वो जांच इस मामले की जा रही है। बिलासपुर जिला के स्वारघाट के समीप नेशनल हाईवे 105 पर गौ तस्करी के एक मामले का पर्दाफाश हुआ। चौंकाने वाली खबर है जी। तस्करों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा एक ट्रक खराब हो जाने के कारण यह मामला सामने आया, जिसमें 11 गौवंश की दम घुटने से मौत हो गई, जबकि केवल 2 ही जीवित बच सके हैं। दरअसल स्वारघाट नालागढ़ मार्ग पर नाल भासरा गांव के पास एक ट्रक था यूपी नंबर का। ये पिछले 2 दिनों से खराब चला हुआ था, खराब हालत में खड़ा था। दिवाली की शाम को बीते कल स्थानीय ग्रामीणों को ट्रक पर संदेह हुआ। जब उन्होंने ट्रक को देखा तो तिरपाल हटाकर देखा तो वहां पर उनके होश उड़ गए। ट्रक के अंदर 13 गौवंश थे और बेरहमी से ठूस कर भरा गया था गौवंश को। इनमें से 11 की दम घुटने से मौत हो चुकी थी पहले ही और स्थानीय लोगों और मौके पर पहुंचे गौ रक्षा दल के सदस्यों ने तुरंत जीवित बचे गौवंश को ट्रक से बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। और तस्करों ने पुलिस और जो लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए ट्रक के पिछले हिस्से में आलू के बोरे लादे हुए थे। ग्रामीणों ने बताया कि जब उन्होंने ट्रक की जांच की तो मौके पर मौजूद गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए, वहां से फरार हो गए और लोगों ने उनका पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो भागने में सफल रहे। पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर मामला दर्ज कर जो है वो अब आगामी जो पूरी कह सकते हैं छानबीन वो शुरू कर दी है। चौंकाने वाली खबर है जी। बोरे भरे थे आलू के, लेकिन उसमें गौवंश थे। 11 की डेथ हो गई है, यानी 11 जो है वो मौत हो गई है, लेकिन 2 गौवंश जो है बचे हैं और जो आरोपी है वो फरार हैं। सोलन शहर के पुराने बस अड्डे के समीप 38 वर्षीय श्याम सिंह ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। दुखद खबर है। कंट्रोल रूम सोलन में दूरभाष के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि पुराने बस अड्डे के पास एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है और मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि मकान के छज्जे की रेलिंग में एक व्यक्ति प्लास्टिक की वायर से फंदे से लटका हुआ था। मृतक श्याम सिंह शिमला जिला के इट्ठियों का बताया जा रहा है रहने वाला। पुलिस ने मौके से आत्महत्या में प्रयोग की गई प्लास्टिक वायर को कब्जे में ले लिया है। वहीं कोई भी सुसाइड नोट और जो संदिग्ध वस्तुएं बरामद नहीं हुई है। मृतक अपनी पत्नी और बच्चों
के साथ वहाँ पर पुराने बस अड्डे के समीप किराए के कमरे में रहता था और कुछ समय से पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। बताया जा रहा है कि 18 अक्टूबर को मृतक अपनी पत्नी से मिलने सोलन आया था। 19 अक्टूबर की रात जब पत्नी ने उसे खाने को कहा तो उसने मना कर दिया। इस बात को लेकर दोनों के बीच हल्की बहसबाजी हुई। इसके बाद जब पत्नी कपड़े सुखाने के लिए बाहर गई तो इसी दौरान जो मृतक है उसने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जो है वो जांच शुरू कर दी है। इसके अलावा मौसम की बात करते हैं। प्रदेश में जो मौसम है उसका मिजाज थोड़ा बदल गया है। आज चोटियों पर हल्की हल्की जो है बर्फबारी देखने को मिली है, हल्की हल्की बूंदाबांदी रिकॉर्ड की गई है, जबकि मध्यम ऊंचे वाले क्षेत्रों में जो है वो आज बादल घिरे रहे। हालांकि जो मैदानी इलाके वहाँ पर मौसम साफ बना रहा। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन मौसम खराब रहने वाला है और इस दौरान ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है और कई स्थानों पर बारिश के साथ हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। और कल जो हमारे पास जानकारी है मौसम विज्ञान का जो पूर्वानुमान है, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर ये ऐसे जिले हैं जहां पर 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। येलो अलर्ट जारी किया गया और लाहौल स्पीति और जो किन्नौर जिला है वहां पर जो है वो ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हो सकती है जी। कल 3 जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश के साथ बर्फबारी हो सकती है। इसके अलावा बता दें आपको प्रदेश में जो हमारे पास जानकारी है कि कैबिनेट बैठक बुलाने की तैयारी है। 25 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक टेंटेटिव है, हालांकि अभी फाइनल नहीं हुआ है, कह सकते हैं आप, अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है, लेकिन 25 अक्टूबर को कैबिनेट बैठक हो सकती है। इसके लिए जो है वो एजेंडे तैयार करने के आदेश दे दिए गए हैं और इस बार भर्ती से लेकर के जो और कई मुद्दे हैं वो इस कैबिनेट बैठक में आ सकते हैं। तो 25 अक्टूबर को जो टेंटेटिव है कैबिनेट बैठक हो सकती है और इसकी जो तैयारियों को लेकर के जो है वो आदेश दे दिए हैं कि आप जो एजेंडे हैं वो तैयार कर लें। और खबर ये है कि इसी जो है वो अब जो आपदा प्रभावित लोग हैं जो काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है वो जो 7 लाख रुपए सरकार ने देने हैं वो सरकार देगी। तो हमारे पास जो सूचना है कि हो सकता है अगले वीक से शुरू कर दिया जाए, लेकिन नवंबर से जो आपदा प्रभावित परिवार हैं उनको राज्य सरकार बड़ी राहत देगी और उनके जो घर बनाने के लिए जो 7 लाख रुपए तो घर बनाने के लिए, जो बाकी राशन के किसी का पूरा घर तबाह कह सकते हैं, अगर किसी का सामान भी चला गया तो उसके लिए अलग से राशि देगी सरकार। तो बहुत जल्दी सरकार इसको जो है वो शुरू करने जा रही है जी और ये टेंटेटिव नवंबर से तो प्रॉपर शुरू हो ही जाएगी, लेकिन सीएम ने ये कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि इसी अक्टूबर के लास्ट वीक से इसको शुरू कर दिया जाएगा। तो अब चाहे वो मंडी हो, अलग अलग जगहों पर जो है वो जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको जो राहत राशि है वो सरकार वितरित करेगी। थोड़ा सा इंतजार करें तो जो राहत है उनको मिलेगी। तो जो आज की महत्वपूर्ण खबरें थी आप तक हमने पहुंचा दी है। बुलेटिन को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी जो अपडेट है वो पहुंच सके। अभी के लिए इतना ही। जुड़े रहें ताज़ा खबरों के लिए हिमाचल दस्तक टीवी के साथ। धन्यवाद।